Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 24th एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो कैसे भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, पर विंग इस बार हार आसानी से मानने वाला नहीं था, जिस वजह से विंग भी वांग जी को काउंटर आंसर कर रहा था. इनफैक्ट वो खुद भी वांग जी को धमका रहा था. सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. विंग अभी वांग जी को थ्रेट देकर वहाँ से जा ही रहा था कि वांग जी ने एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा. 2 अगस्त 12:30 AM. इतना सुनना था कि विंग अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया. वो दिल में ही सोचने लगा, नहीं, वांग जी ये सब कुछ नहीं जानता होगा, क्योंकि ये सच्चाई तो सिर्फ 2 इंसान जानते हैं. वो किसी को बताएगा नहीं, और मैंने आज तक इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया है. तो वांग जी ये बात जान ही नहीं सकता. वांग जी सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है. विंग, संभाल खुद को. ये इंसान सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है. विंग बस यही अपने दिल में सोचे जा रहा था, पर वो शिवर कर रहा था, क्योंकि वांग जी अगर ये सब जानता है तो विंग के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता. विंग ने एक लंबी सांस ली और वो वांग जी की तरफ देखने लगा. उसने वांग जी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तब वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, ओह माय लिटिल ओमेगा, डर रहा है ये सोचकर कि कहीं मुझे सच. इतना बोलकर वांग जी ने एक स्मिक किया. विंग अब डर रहा था. उसने वांग जी को फिर से कहा, क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. तब वांग जी ने उसी कॉन्ट्रैक्ट को लिया और विंग का हाथ पकड़ उस कॉन्ट्रैक्ट को विंग के हाथ पर रखा और कहा, माय लिटिल ओमेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और फिर सब ठीक हो जाएगा. मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बिलीव मी. विंग ने एक बार उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखा और एक बार वांग जी की तरफ. विंग को अभी भी बिलीव नहीं था कि वांग जी सच जानता होगा. सो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को वांग जी के फेस पर फेंकते हुए कहा, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, मैं तुमसे नहीं डरता. और ये डेट किस चीज़ की है? तब विंग का कॉन्फिडेंस देख के वांग जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, माय लिटिल ओमेगा सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा है. वैसे क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं लान वांग जी हूँ. कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं निकालना चाहूँ और वो मुझे ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. विंग अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वांग जी के हाथ में वो इंफॉर्मेशन है तो विंग मजबूर हो जाएगा वांग जी के सामने घुटने टेकने के लिए. इसीलिए विंग अभी भी कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि विंग अभी भी श्योर था कि उन दोनों पर्सन में से एक ने भी मुंह नहीं खोला है. मतलब ना विंग ने अपना मुंह खोला है, ना वो पर्सन कभी अपना मुंह खोल सकता है. सो विंग ने इसी बात पर खुद को थोड़ा सा मोटिवेट किया और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना है क्लियर कहो. तब वांग जी ने विंग के
दोनों शोल्डर्स पर हाथ रखा और अपनी ग्रिप हल्की सी टाइट की, पर उन दोनों का आई कांटेक्ट अभी तक टूटा नहीं था। वांग जी ने विंग से कहा, माय लिटिल ओमेगा, एक स्टोरी सुनोगे? बहुत खूबसूरत है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, एक बहुत खूबसूरत फैमिली थी, एक हैप्पी फैमिली की परफेक्ट डेफिनेशन। उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वाइफ भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन दोनों की प्यार की निशानी एक छोटा सा बच्चा। उस बच्चे का 4th बर्थडे था। आज वो 4 साल का होने वाला था। उस फैमिली ने छोटी सी पार्टी करने का डिसाइड किया, जिसमें सिर्फ वो 3 लोग ही थे। मतलब उस छोटे से बच्चे की माँ, उसके पापा और वो खुद। रात के 12 बजे उस छोटे से बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे को जगा दिया और उसे बर्थडे विश किया। साथ में ये भी कहा कि वो अभी एक छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बच्चा ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया और वो भी अपने मॉम डैड के साथ उस छोटी सी पार्टी के लिए निकल गया। उस पार्टी का वेन्यू उनके घर से थोड़ा दूर था। वो अपनी कार में सफ़र कर रहे थे, पर जो सफ़र एक स्माइल के साथ स्टार्ट हुआ था, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, या शायद ख़त्म हुआ उस छोटे से बच्चे के पेरेंट्स की मौत के साथ। वेन्यू पर पहुंचते बीच रास्ते में ही उन तीनों की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उन तीनों की उस कार को बहुत डेंजरली हिट किया था, जिस वजह से उस छोटे से बच्चे के मॉम डैड ऑन दी स्पॉट उस कार में मर गए। बट वो छोटा सा बच्चा बेहोश हो चुका था। उसने अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, जिस वजह से उसे सदमा लग गया। आफ्टर ऑल वो छोटा सा बच्चा सिर्फ अभी 4 साल का ही तो हुआ था। अब टाइम स्किप हुआ। अब वो छोटा सा बच्चा 10 साल का था और अपने सिबलिंग्स के साथ खेल रहा था, अपने अडॉप्टेड फैमिली के बच्चों के साथ। उस बच्चे को उसके मॉम डैड के दोस्त ने अडॉप्ट कर लिया था और वो बच्चा अपने छोटे छोटे भाई बहनों के साथ खेल रहा था। वो बच्चा अब 10 साल का था और खेलते खेलते उन तीनों की बॉल, जिस बॉल से वो खेल रहे थे, वो अचानक आउटसाइड को चली गई। तो उस छोटे से बच्चे ने, जो बहुत शरारती था, उसने कहा, आप दोनों रुको, मैं वो बॉल लेके आता हूँ। इतना बोलकर वो बच्चा उस बॉल के पीछे भागने लगा और वो बच्चा उस बॉल के पीछे जब भाग रहा था, तब तो वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था, पर जब वो बॉल उठाकर उसे लेके आया, तब वो बहुत बड़ा हो चुका था। मतलब अब उसकी उम्र 10 साल तो डेफिनेटली नहीं रही थी। अचानक वो बच्चा अब्रॉड चला गया और बाद में उसने अब्रॉड से लौटने के अपने सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए। पर फिर भी शायद वो लौट आया। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना विंग? वो लौट आया ना? विंग अब शांत हो चुका था। फिर भी वांग जी
ने बीच की बात नहीं बोली थी। मतलब वो बच्चा अचानक 10 साल से बड़ा कैसे हो गया, ये बात वांग जी ने नहीं कही थी, जिस वजह से विंग के दिल में अभी भी खौफ थी। उसने कहा, हाँ वो बच्चा लौट आया और बहुत खुश भी है। शायद वो आज खुश है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तब वांग जी ने विंग का मैनिपुलेट करना समझ में आ रहा था। मतलब वांग जी ये समझ रहा था कि विंग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। तब वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारी इंटेलिजेंसी को क्या हो गया है? तुमने पूछा नहीं उस बच्चे ने उस थोड़े से वक्त में क्या सुन लिया जिस वजह से वो अचानक से बड़ा हो गया? विंग अब डर चुका था। विंग पूरी तरह से डर चुका था, क्योंकि विंग इसी सवाल को अवॉइड करना चाहता था। पर वांग जी ने अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इसीलिए विंग ने अपने कांपते होठों से कहा, ये क्या सुना था? तब वांग जी ने विंग के शोल्डर्स पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा टाइट करते हुए कहा, उस बच्चे ने वह सुना कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्री प्लान मर्डर था। मतलब उस हैप्पी फैमिली का अचानक डेथ होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो एक प्री प्लान और बहुत ही सोचा समझा मर्डर था। वांग जी अब आगे कुछ बोलता इससे पहले ही विंग हल्का सा लड़खड़ा गया, पर वांग जी का हाथ विंग की शोल्डर पे था, जिस वजह से वांग जी ने तुरंत विंग को थाम भी लिया। विंग अब समझ चुका था कि अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वांग जी को भी समझ आ चुका था कि विंग को अब थोड़ी सी तो भी प्राइवेसी की ज़रूरत है, क्योंकि वांग जी ने वो जख्म कुरेद दिया है जिसे शायद वांग जी को अभी नहीं छेड़ना चाहिए था। जो जख्म लगभग भरने में आया था वो फिर से पूरी तरह से खुल चुका था। मतलब जिस सच से विंग आज तक 8 साल से भाग रहा था, अब वो सच ही उसके सामने था। उसकी मजबूरी एक और मजबूरी बनकर विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी और कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वांग जी उससे थोड़ी सी दूरी पर खड़ा है। विंग ने सीधा अपने नीज को डाउन किया और वो नीचे वांग जी के सामने झुक गया। उसने अपने हेड को भी डाउन कर दिया था। वांग जी समझ चुका था कि उसका कहीं ना कहीं प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब विंग उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर वांग जी को सच में लग रहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। पर आज जितना मजबूर विंग है उतना ही मजबूर वांग जी भी था। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने अपनी कांपती हुई होठों से कहा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तब वांग जी की दिल में बहुत दर्द उठा, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा लाचार साउंड कर रहा था। वांग जी नीचे झुका और उसने उसी कॉन्ट्रैक्ट को विंग के सामने रख दिया, जिसे विंग ने थोड़ी देर पहले वांग जी के फेस पर मारा था। विंग ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ आगे किया। वांग जी ने अपने कोट से
पेन को निकाला और विंग के हाथ पर रख दिया। विंग ने बिना पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। वांगजी ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया और उसे नीटली फोल्ड करके अपने जैकेट के पॉकेट में रख दिया। वो अभी भी विंग के पास ही बैठा हुआ था, पर विंग ने अपनी आंखें झुका ली थी, जिस वजह से वांगजी उसकी आंखों के एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहा था। वांगजी जानता था कि विंग टूट चुका है और कहीं ना कहीं इसकी पूरी जिम्मेदार सिर्फ वांगजी है। वांगजी ने आज उस जख्म को कुरेदा था जिसे वांगजी कभी छेड़ना तक नहीं चाहता था। विंग की वो वीक साइड आज वांगजी के सामने थी, जो विंग थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंस से हर चीज़ बहुत आसानी से कह रहा था और वांगजी को ही डरा रहा था, वही विंग अब लाचार, कमज़ोर, बेबस और मजबूर वांगजी के सामने था। वांगजी ने विंग के शोल्डर पर हाथ रखा। तब विंग ने अपने शोल्डर को हल्का सा मूव किया, बट उसने वांगजी का हाथ नहीं हटाया। वांगजी ने विंग से कहा, तुम सच में बेवकूफ़ हो या बहुत ज़्यादा समझदार हो? तुम जानते हो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? विंग ने अब वांगजी की आंखों में आंखें डालकर देखा। विंग की आंखें बिल्कुल ही ब्लैंक थी, कुछ नहीं था उनमें, कुछ भी नहीं था उनमें। विंग ने एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे लाई और कहा, क्या फ़र्क पड़ता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? तब वांगजी ने विंग से कहा, मैंने कहा ना, या तो तुम बहुत बेवकूफ़ हो या तो बहुत ज़्यादा समझदार, पर मुझे अभी तुम सिर्फ बेवकूफ़ लग रहे हो, क्योंकि तुम उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने तुमसे तुम्हारे मॉम डैड को छीन लिया, तुम्हारी हैप्पी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, और तुम अब उस इंसान के लिए ज़िंदगी भर मेरे गुलाम बनने के लिए रेडी हो। सच में क्या सोच के किया तुमने ये सब? क्या सोच के तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, वो भी बिना पढ़े, जबकि तुम इस बात की एक बार बहुत बड़ी सज़ा ऑलरेडी भुगत चुके हो? विंग ने अपने चेहरे पे स्माइल लाई, वही नॉर्मल बट पेनफुल स्माइल, और उसने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है या आबाद है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या किया है। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि अगर मैं भी उस इंसान की तरह ही बन जाऊँ तो मुझ में और उस इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। वांगजी डिसबिलीव से विंग की तरफ देख रहा था। मतलब कोई अपने मदर फादर के मर्डरर के साथ कैसे इतने अच्छे से बिहेव कर सकता है? वांगजी को बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम जानते हो, मेरे मॉम डैड को भी किसी ने मार दिया था और मैंने उस इंसान का बदला लिया। मैंने उस इंसान को भी तड़पा के मार दिया। तब विंग ने एक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, तुमने उस इंसान को मार दिया क्योंकि तुम्हारा उस इंसान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था, पर मेरा है। अगर मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चलने लगूं तो एक हैप्पी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो 3 लोग जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ,
वो हमेशा के लिए उदास हो जाएंगे और वो उस इंसान की सच्चाई को शायद ही एक्सेप्ट कर पाए। तुम चाहते हो कि मैं उस इंसान का सच उन 3 लोगों को बता दूं, पर उसके बाद क्या होगा? वो तीनों उस इंसान से नफरत करने लग जाएंगे और फिर से एक फैमिली बिखर जाएगी। एक खूबसूरत फैमिली मैंने देखा है। मॉम डैड के बिना लाइफ कैसी होती है। कोई अपना नहीं होता। इस दुनिया में सिर्फ मॉम डैड अपने होते हैं और अगर वो हमारे पास ना हो ना, पूरी दुनिया हमें अजनबी सी लगने लगती है। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के साथ भी ऐसा हो। मैंने अपने मॉम डैड को ज़्यादा देखा नहीं है, मुझे ज़्यादा उनके बारे में याद भी नहीं है, फिर भी मुझे याद है उन दोनों का प्यार, उनकी केयर, वो कंसर्न। उन दोनों के बीच में भी बहुत प्यार था। जैसे तुमने बताया हैप्पी फैमिली, वैसा ही प्यार। पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूँ तो शायद हस्बैंड वाइफ का वो रिश्ता टूट जाए। वो दोनों बच्चे उस इंसान से नफरत करने लग जाएंगे। एक खुशहाल फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह। शायद मेरी फैमिली मर चुकी है, इस वजह से मुझे ज़्यादा दर्द नहीं होगा, पर उन तीनों को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो तीनों टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और बिलीव मी, मैं अपने एक इंसान के सेटिस्फेक्शन या बदले के चलते इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं अपने दोनों सिबलिंग्स से बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो उस इंसान से नफरत करे, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है मेरे दोनों सिबलिंग्स उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं। मैं कैसे उनसे उनका वो प्यार छीन लूँ? जो मेरे साथ हुआ वो पास्ट था, वो बीत चुका है। वो फैमिली अब सिर्फ मेरा ड्रीम है, पर मेरे सामने जो रियल लाइफ फैमिली है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उस 10 साल के बच्चे ने सब कुछ सुन लिया था, उसे सब कुछ याद भी आ चुका था और वो 10 साल का बच्चा उस दिन बहुत बड़ा भी हो चुका था। पर उस 10 साल के बच्चे को तब भी यही सही लगा। बस वो भागने लगा उस सच्चाई से। और बिलीव मी, 8 साल हो चुके हैं और वो बच्चा आज भी उस सच्चाई से भाग ही रहा है। उसने वो सब कुछ किया जो उसे लगता था कि वो सच्चाई भुलाने में मददगार हो, बट बिलीव मी, आज तक एक भी चीज़ उसके लिए हेल्पफुल नहीं रही। हमेशा उसके सपनों में वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें गूंजती हैं, उस छोटे से बच्चे को डराती हैं और वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता सिवाय भागने के, सिवाय उस सच्चाई को अपने पीछे छोड़ने के। पर वो सच्चाई हर रोज़ उसे हिट करती है। वो जख्म जो करीबन 14 साल पहले उस बच्चे के दिल पर लगा था, वो आज भी बिल्कुल उतना ही ताज़ा है, उतना ही गहरा है। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, सच में तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं अब तक उस इंसान को मार चुका होता। विंग ने एक हल्की सी स्माइल के साथ वांग जी से कहा, अगर सिचेंग की लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन आ जाए और वो पर्सन अगर तुम्हें हार्म कर दे, तो क्या तुम उस पर्सन को हार्म कर सकते हो? वांग जी चुप हो गया क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विंग ने एक
स्माइल बरकरार रखते हुए कहा, नहीं पहुंचा सकते। तुम उस इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर उस इंसान को चोट लगी तो दर्द उस इंसान को हो ना हो, पर सिचेंग को बहुत ज़्यादा होगा। और तुम सिर्फ अपने भाई को दर्द से बचाने के लिए वो हर दर्द सहना मंजूर करोगे जो तुम्हें वो इंसान देगा। माना ये पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पर यह मजबूरी है और यही एक रास्ता है जिससे हम अपनों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल में मुझे तो यही सही लगता है। और रही बात इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो तुम जो कहोगे वो करने के लिए मैं मंजूर हूँ। मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। तुम जैसे चाहे मुझे यूज़ कर सकते हो। मैं हर रोज़ तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारा गुलाम बनने के लिए मैं रेडी हूँ। तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी ना जाऊँ। आई एम रेडी। तुम जब तक चाहे मेरी आखिरी सांस तक भी मुझे यूज़ कर सकते हो। मैं कभी तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, ना कोई जवाब मांगूंगा। तुम जैसे चाहे, जब चाहे, जो चाहे वो मुझसे करवा सकते हो। पर प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। मैं विंग या वी वुशियान तुम्हारा गुलाम बनना एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हारा एक स्लेव हूँ, एक सेक्स स्लेव या एक सेक्स टॉय बनने के लिए रेडी हूँ। बट प्लीज़ प्लीज़ आई बेग यू, ये बात किसी के सामने मत कहना। इनफैक्ट तुम मेरा एक काम कर दो, कैसे भी करके दुनिया के लिए विंग को मार दो। वी वुशियान मर चुका है, ये दुनिया को समझा दो और मेरी फैमिली से दूर रहो। मुझे ज़िंदगी भर उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। विंग को मार दो दुनिया के लिए और मैं ज़िंदगी भर इन 4 दीवारी में रहने के लिए रेडी हूँ। और इस बार तुम्हें गार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, वी वुशियान अपने वादे का बहुत पक्का है। वो यहाँ से कभी नहीं भागेगा। तुम चाहो तो मैं इस रूम से भी बाहर कभी नहीं निकलूँगा। कभी भी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तुम्हारे सामने कभी भी आवाज़ उठाने की हिम्मत तक नहीं करूँगा। बट प्लीज़ मेरे लिए इतना काम कर देना, मुझे दुनिया के सामने मार दो और बाद में मेरी फैमिली से दूर रहो और मैं हमेशा वही करूँगा जो तुम चाहोगे। बिलीव मी, मैं कोई गलती नहीं करूँगा, कोई भी नहीं। तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, मैं वैसा ही करूँगा। इतना बोलकर विंग शांत हो गया। विंग की आवाज़ आज बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। भले ही उसके शब्द टूटे हुए नहीं थे, पर उन शब्दों में विंग के उस टूटे हुए दिल की आवाज़ साफ नज़र आ रही थी। वांग जी ने विंग की ये बातें सुनते हुए अपनी मुट्ठियाँ बहुत टाइटली कस ली थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। शायद उसने ये गलत किया। विंग को अपने पास रखने के जुनून में उसने विंग को ही कहीं ख़त्म करने की नहीं। विंग उसका है और वो उसके पास ही रहेगा। वांग जी के दिमाग में अभी सिर्फ यही चल रहा था। विंग उसका है और वो विंग के हर जख्म को भर सकता है।
वांग जी में इतनी ताकत है कि वो विंग के जख्मों को भरेगा। वो विंग को फिर से वैसे ही बनाएगा जैसे वो पहले था। वो 4 साल का बच्चा जो हंसना, खेलना, मुस्कुराना जानता था, विंग वैसा बनेगा और वांग जी उसे वैसा बनाएगा। विंग फिर से अपनी लाइफ फ्रीली जिएगा। वैसे ही विंग फिर से हंसेगा, खिलेगा और अपनी ज़िंदगी को चेयरफुली जिएगा, ना कि इस डर और दर्द के साए में। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वांग जी को भी अब यहाँ रुकना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे ही घुटन हो रही थी। वांग जी ने एक बार विंग की तरफ देखा और कहा, मतलब तुम्हें ये सारी शर्तें मंजूर हैं? विंग ने हल्के से नोट किया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी ज़िंदगी तो मेरी हुई ना, तो तुम इसे। तब विंग ने ही उसकी लाइन को कंप्लीट करते हुए कहा, डरो मत, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी और मेरी बॉडी दोनों भी सेफ रहेगी। मैं अपने आप को कोई हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। डोंट वरी, जो तुम्हारा है वो बिल्कुल सही रहेगा, चाहे वो ये बॉडी हो या ये सोल हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को हार्म करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये बॉडी, ये सोल तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम्हारी परमिशन ना मिले। डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा खुद के साथ। और तुम अगर चाहते हो तो मैं अभी वो सब करने के लिए। वांग जी ने विंग का ये कहना था कि वांग जी ने तुरंत कहा, तुम रेस्ट करो, मुझे निकलना है। विंग ने नोट किया और वो उठकर एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह सीधा बेड पर लेट गया। वांग जी ने विंग के पास गया, उसे कंबल ओढ़ा दिया और उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, सो जाओ, जस्ट टेक अ रेस्ट। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी ने उसे अच्छे से कंबल से कवर किया और वो उस रूम से बाहर चला गया। बाहर अभी भी हर कोई खड़ा था। किसी को भी विंग की और वांग जी की बात की ये कन्वर्सेशन समझ में ही नहीं आई थी। कौन इंसान, क्या मर्डर, ये वो। पर एक इंसान था वहाँ जिसके फोरहेड पर पसीना था और वो बहुत डर रहा था। वांग जी ने हल्की सी एक डेंजरस लुक उस इंसान को दिया और वो तुरंत अपने रूम की तरफ जाने लगा। वांग जी बहुत बड़े कदम लेके रूम में जा रहा था, क्योंकि आज विंग से भी ज़्यादा दर्द शायद वांग जी को हुआ था। उसने सच में एक इनोसेंट सोल को आज हर्ट किया था। वांग जी अपने रूम में, मतलब उस रूम में पहुंचा जहां वो रुक रहा था और उसने सीधा उस रूम का डोर ओपन किया और वो अंदर चला गया। उसने उस डोर को लॉक किया और वही उस डोर से ही लग के नीचे बैठ गया। सीचैन समझ चुके थे कि वांग जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और कुरैन भी ये समझ चुके थे। कुरैन ने सीचैन को कुछ इशारा किया और सीचैन तुरंत वांग जी के पीछे भाग गए। वहाँ हर कोई शॉक था। किसी को भी समझ में नहीं आया कि जो विंग अब तक स्टबनली बिहेव कर रहा था, वांग जी के सामने अपनी आवाज़ रेज कर रहा था, अचानक उसे क्या हो गया जो वो वांग जी के सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वह 2 इंसान थे जो डिस्टर्ब हो चुके थे। शायद एक इंसान कुछ समझ चुका था और दूसरा अपनी करतूतों पर आज
सामने आने के डर से डर रहा था, क्योंकि सबने वहाँ क्लियरली सब कुछ सुन लिया था। तो अब इस बारे में सवाल उठेंगे, और वो सवाल कोई विंग से नहीं करेगा पर वांग जी से करेगा। और विंग अपना मुंह बंद रख सकता है, पर वांग जी विंग से प्यार करता है, और वो उसके दर्द का बदला भी लेगा और उस इंसान को सज़ा भी देगा। सो अब उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल था ये इन सब सिचुएशन से डील करना। फाइनली कर्मा लौट आया है उस इंसान की लाइफ में। जो उसने किया था अब वो भुगतने की बारी उसकी थी। विंग के सारे दर्द का बदला अब उस इंसान के मिलेगा। उस दर्द का हिसाब उस इंसान को भी देना होगा। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.